हेलो स्टूडेंट, डीजी एजुकेटेड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और चलो आज साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, तो हमारा पहले चैप्टर का नाम है वायु। ठीक, वायु जिसे हम इंग्लिश में एयर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले जानते हैं वायु क्या होता है। ठीक है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। नॉर्मली हम वायु को किस नाम से जानते हैं? हवा के नाम से, जो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वायु क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, यौगिक या फिर धातु या फिर और कुछ दे रखा होगा उसके साथ में, और आपको एक ऑप्शन दिया होगा मिश्रण। ठीक, तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है? वहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सही मिश्रण। ठीक, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वायु जो पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल का निर्माण करती है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक, वायु क्या है? वायु हवा कहते हैं, जो हमारे चारों तरफ है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं ना, वो वायु है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैलाव होता है वायुमंडल का। ठीक है, वायु में हर तरफ वायु मिलती है आपको काफ़ी जगह। ठीक, ये जो वायु होती है, वायु क्या होती है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा सूक्ष्म मात्रा में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अति सूक्ष्म मात्रा में नियॉन, प्रोटॉन, हीलियम एवं जीनॉन नामक गैसें पाई जाती हैं। यानी कि मेन क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और बाकी हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त गैसें कह सकते हैं शॉर्टकट में, उनकी ये सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, पता तो होना ही चाहिए कि क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दे रखा है कि वायु में पाया जाता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, एक ऑप्शन दे देगा आपको नाइट्रोजन, दे देगा एक ऑप्शन, दे देगा ऑक्सीजन, एक ऑप्शन दे देगा आपको नियॉन। ठीक है, और एक ऑप्शन दे देगा जो इसमें से नहीं होता है। ठीक है, इसमें से नहीं होता। मान लीजिए दे दिया गया अलग से ओजोन दे दिया गया। ठीक है, ओजोन दे दिया गया, तो ओजोन कहीं पाया जाता है वायु में? आप देखो कहीं वायु में ऑप्शन में ओजोन दे रखा है? नहीं दे रखा है ना। क्या क्या दे रखा है? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम एवं जीनॉन, ये गैसें पाई जाती हैं, ओजोन नहीं पाई जाती। तो क्या नहीं पाई जाती है वायु में? क्या नहीं आता? तो वो नहीं आता, यानी वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आपको पता होगा क्या क्या पाया जाता है, तभी आप बता पाएंगे ना क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए ये पढ़ना जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में मानव, जलीय एवं स्थलीय अन्य प्राणी तथा वानस्पतिक जीवन संभव नहीं होता है। अतः ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है? सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, हम जितने भी जीवित लोग हैं, हम हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य, ये सब किससे लेते हैं? ऑक्सीजन लेकर के जीवित रहते हैं। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो एक जनरल बात है जो सबको पता होनी चाहिए। ठीक, कि हम सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और इसका अपोजिट वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। यही आदान प्रदान जो बना रहता है, इसी से क्या होता है, हमारे जो धरती है इस पर क्या होता है? बैलेंस बना रहता है एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, है ना। ठीक है, आगे देखो, तो औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कहाँ यूज़ होती है? औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में। यानी एक और ही ऑब्जेक्टिव बन गया, क्या बन गया? कि औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण गैस। अनुप्रयोग पता है क्या होता है? उसमें यूज़ करने वाली जो चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गैस की बात हो रही है। तो गैस का अनुप्रयोग कामों में किसका, कौन सी गैस का होगा? नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक, अगर आपके पास बुक है तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो इन पॉइंट्स को कहीं पर नोट कर लीजिएगा। वैसे कोशिश कीजिए कि एक ही बार में सुनको आपको याद हो जाए सुनने से। ठीक है, क्योंकि आप पढ़िए ऐसा कि एक ही बार में आपको याद हो जाए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे पूछेगा पढ़ने को, वही उसी पर अटके रहेंगे तो आगे कैसे काम चलेगा। चलिए, फिर उसके बाद हीलियम को गुब्बारे में तथा आर्गन एवं नियॉन को विद्युत बल्बों में भरा जाता है। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब जो गैस वाला गुब्बारा उड़ाते हो ना, ऐसे ऐसे छोड़ दिया तो क्या होता है? छोड़ दिया तो उड़ के चला जाता है ये हवा में, फिर गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद दिखना, है ना। सबने छोटे पर उड़ाया होगा, अभी भी उड़ाते होंगे बहुत लोग। तो क्या होता है उसमें? क्या होता है? वो इतना हल्का क्यों होता है कि उड़ जाता है? हम जनरली मुंह से गुब्बारा उड़ाते हैं, वो तो नहीं उड़ जाता है। ये क्यों उड़ जाता है? तो ये इसीलिए उड़ जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि
इसमें हीलियम भरी होती है, ठीक है। इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम गैस। गैस के गुब्बारे में हीलियम गैस पाई जाती है। अब आप लोग इसे गैस का गुब्बारा कहना छोड़ दीजिएगा, क्या कहेंगे आप लोग इसे? कि हीलियम गैस वाला गुब्बारा, है ना, ठीक है, ऐसे बोलिए तो याद रहेगा। फिर आर्गन एवं नियान को विद्युत बल्ब में भरा जाता है। जो एलईडी, अब तो एलईडी बल्ब आते हैं, इसमें ये नहीं होता है, लेकिन जो पहले हमारे पास येलो वाले बल्ब आते हैं ना, आप देखते थे, एक ऐसे येलो वाला बल्ब आता था, जो येलो येलो लाइट होती थी जिसमें, ठीक है, वो अब यूज़ नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा बिजली खाता है, इसलिए तो उसमें क्या होता था, आर्गन और नियॉन पाया जाता था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं वायुमंडल एवं गैसें, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है, गैस क्या होता है, वायुमंडल में गैस क्या पाई जाती है, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होता है, सबसे पहले एक बात जानने की ये ज़रूरत है, ठीक है। आपके बुक में ये क्लियर नहीं दे रखा है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल को हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल देखो, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु का जो फैलाव है, ठीक है, वायु क्या है, हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो उस वायु के द्वारा जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घेर के एक लेयर से बना दी गई है, तो वही लेयर क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पूरी गोल नहीं है, इसका जो शेप होता है वो कौन सा होता है, उसे ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं, ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप बोलते हैं, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ रहा था मैं, पृथ्वी का शेप क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक। उसके बाद में हाँ, तो हमारी ये पृथ्वी हो गई, ठीक, इस तरीके से हमारी पृथ्वी हो गई मान लो, ठीक। कहीं चपटी है, कहीं गोल है, कहीं, तो इसमें क्या है, हमारी पृथ्वी की चारों ओर क्या पाई जाती है, हमने बताया कि चारों ओर वायु पाई जाती है, ठीक है। चारों ओर क्या पाई जाती है, वायु, चारों ओर हमारी वायु हो गई, ठीक। तो इन वायु का क्या, एक आवरण का बन गया ना, एक लेयर सी बन गई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, तो ये वायु का जो आवरण हो गया, ठीक है। तो यही क्या है, ये वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। वायु जो चारों तरफ से कि हमारी पृथ्वी पर फैला हुआ है ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वायुमंडल कहेंगे, ठीक है। और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो वायुमंडल, मुझे लगता है पता चलेगा, वायुमंडल, वायु का मंडल, जहाँ पे वायु होगी मंडल के रूप में हमारी पृथ्वी चारों तरफ से घेरे हुए, वही वायुमंडल है, ठीक है। और इसका अध्ययन जिसमें करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वायु विज्ञान, वायु विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे देख लेते हैं इसमें कि वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल की जो हमारी वायु होती है, इसमें पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.04% जलवाष्प, 0.5% आर्गन, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और अति सूक्ष्म मात्रा में क्रिप्टॉन, नियॉन, जियोन एवं हीलियम उपस्थित होता है। जो कि आपने वायु के बारे में पढ़ा ना, वही पंक्ति है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये किसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, ठीक है, और ये आपका जलवाष्प कितनी मात्रा में पाया जाता है, आर्गन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन मैं इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। जलवाष्प बहुत कम पूछा जाता है, बाई चांस की मात्रा है पूछ ले जाए। वैसे सबसे ज़्यादा संभावना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, ठीक है। ये तीन प्रमुख गैसें में आती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे, वायुमंडल लगभग पृथ्वी से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है, ठीक है। यानी जैसे हमारी पृथ्वी है, तो इससे 120 किलोमीटर ले लेंगे ऊपर, ठीक है। अब ऐसे पूरा एक सर्कल बना लें, यानी यहाँ से भी 120, यहाँ से भी 120, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। सब जगह से 120 किलोमीटर, तो लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है। अब देखो इसे लगभग में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये कन्फर्म थोड़ी ना है, पॉइंट में कुछ होगा, कुछ कम, कुछ ज़्यादा होगा। अब इतना ज़्यादा कोई फीते से लेकर नापता नहीं है हर तरफ यहाँ, ठीक है। इसके अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, तो इसीलिए क्या होता है, इसे हमने लगभग में लिखा जाता है ये चीज़ें, ठीक है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है। किंतु वायु का संगठन, उसका ताप तथा स्थितियाँ ऊंचाई के साथ बदलती हैं, और वायुमंडल को अध्ययन की सुविधा के लिए इन प्रमुख स्तरों क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल एवं बाह्य वायुमंडल में विभाजित किया गया। अब देखो क्या होता है, आप में से बहुत लोग होंगे जो पहाड़ पे घूमने गए होंगे, नहीं भी गए होंगे तो ये चीज़ पता होगी, ठीक है। कभी भी हम जब ऊंचाई पे जाते हैं, या अभी आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लेंगे, आप जैसे कि जीना चढ़ के आप जाते हैं छत तक, ठीक, तो क्या होता है, सांस फूलने लगती है ना थोड़ी सी। क्या होता है, चलते चलते हमें लगता है कि सांस फूलने लगी, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। ऐसे होता क्या है, जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे क्या होती है, जितना ऊंचाई पे हम पृथ्वी की सतह से जितना ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई जो चढ़ करने वाले पर्वतारोही वगैरह जो होते हैं, वो सब क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं।
तो ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, ऑक्सीजन स्तर घट जाता है, और एकदम गहरे में जाते तब भी ऑक्सीजन स्तर घट जाता है, ठीक है। और लेकिन जब पृथ्वी की सतह पर रहते हैं तो वहाँ समान रहता है। तो ज़्यादा गहरे में जाने पर, ज़्यादा ऊंचे पर जाने पर क्या होता है, सभी गैसों की मात्रा में अंतर आता है, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं, और भी गैसों में अंतर आता है, ठीक है। इसी वजह से कभी कभी पहाड़ों पर ट्रैवल करने पर नाक से खून भी बहने लगता है, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सब का कारण क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर और एयर जो होती है वहाँ का एयर का टाइप भी चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई वहाँ पे कम मात्रा में मिलती है, कोई वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो इसी के लिए क्या है, अब हमारा क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी थी से 120 किलोमीटर तक क्या था, हमारा वायुमंडल फैला हुआ था। तो ये 120 किलोमीटर सिंगल नहीं, इसको इसीलिए कई लेयर्स में बांट दिया गया है। मतलब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, यहाँ पे कुछ उससे कम होगी, यहाँ पे सबसे कम होगी, ऐसे ऐसे करके होगा, कुछ और गैसेस में डिफरेंसेस हो, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग उसको इन भागों में बांटा गया। किन भागों में, इनमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्य वायुमंडल, इनमें इसीलिए बांटा गया है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वायुमंडल क्या है। आगे देखो, क्षोभ मंडल के बारे में बात है। सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में बात की हुई है ना। चलो हम क्षोभ मंडल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल क्या होता है, ये सबसे निचली परत होती है, ठीक है, सबसे नीचे की होती है। अब देखो, क्षोभ मतलब क्या हो गई, सबसे छोटी, ठीक। क्षोभ मंडल सबसे छोटी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नाम बता देती हूँ, कोई हो सकता है कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर, THERE, ये ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, किसे, क्षोभ मंडल को, ठीक। नाम आपको सब पता होना चाहिए। चलो फिर क्या होता है, ये वायुमंडल के सबसे निचली वायु की सतह होती है। इसमें वायुमंडल में संपूर्ण भार का लगभग 75% पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है, वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% पाया जाता है। तो ये एक, देखो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल का 75% भार पाया जाता है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे निचली सतह ये है वायुमंडल की। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे निचली वायु की सतह क्या होती है, कौन सी होती है। तो ऑप्शन देखा आपको, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयनमंडल, वायुमंडल। तो आपको क्या लगाना होगा उसमें, क्षोभ मंडल आंसर लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि वायुमंडल की सबसे निचली वायु की सतह जो होती है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। आगे देखो, पृथ्वी के निकट की वायुमंडलीय वायु का ताप पृथ्वी की सतह के ताप के लगभग बराबर होता है, परंतु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, तो ताप कम हो जाता है। सेम वही बात जो अभी मैंने बताई आपको कि पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वायु दाब भी कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे वायु दाब भी ज़्यादा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे कही गई है आपको। और ये है कि इसीलिए क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल में पृथ्वी जैसी की थी, लेयर्स थी, है ना, ऐसे लेयर्स में डिवाइड कर, वाईफाई का सिंबल मत समझ लेना, ठीक है। ये मैं वायुमंडल की लेयर दिखा रही हूँ वायु की, ठीक है। हाँ, पता चले समझ में ना आए, सोचो वाईफाई सिंबल के बना दिया मैंने। तो ये सबसे पास वाली जो लेयर है यही आपकी क्षोभ मंडल है, आप समझ गए ना। ये पूरा 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, इसी को इन भागों में बांट दिया गया। इसमें ये जो सबसे पास वाला है पृथ्वी का, ये पृथ्वी है, इसके पास की जो सबसे पास की लेयर है, सबसे नीचे वायुमंडल की, यही क्षोभ मंडल है, ठीक है। यही क्षोभ मंडल है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद है वायुमंडल में वायु विक्षोभ एवं वायु निर्वात भी पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ क्षोभ मंडल के बारे में, ठीक है। जो इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, ठीक है, वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पे लगभग 18 किलोमीटर होती है। ध्रुव और विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये बारे में, इसके बारे में आपने भूगोल में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं तो मैं भूगोल में पढ़ा दूँगी, वैसे ही ज़्यादातर भूगोल के ही पार्ट में आता है ये, ठीक है। तो हमारे ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, मैं लिख देती हूँ जगह, ठीक है। कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई, ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई। अब मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है पढ़ाने के लिए, वरना मैं इस पर लिख देती तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाता। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा पर कितनी होती है,
यहाँ से हटा रही हूँ, आगे लिखती हूँ। विषुवत रेखा पे लगभग 18 किलोमीटर होती है। ओके, 18 किलोमीटर होती है। मैंने लिख इसलिए दिया क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है नहीं समझ पा रहे होंगे बोलने में मेरे, तो वो देख के समझ जाएंगे कि मैंने क्या बताया। ठीक है, बाकी आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्रुवों पर कितना होता है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे क्षोभ मंडल का तापमान की गिरावट की दर जो होती है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, इसके बारे में आपके में दे रखा है, जैसे आपके में दे रखा है कि 6 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे क्या होता है 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी क्षोभ मंडल में क्या है, जिसमें मैंने बताया क्षोभ मंडल था तो हर 1 किलोमीटर पे, जैसे ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब इसके ऊपर 1 किलोमीटर जाएंगे तो फिर 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। एक्यूरेट वैल्यू 6.4 डिग्री सेल्सियस है, बट 6 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन में 6 डिग्री सेल्सियस नहीं दे रखा, 6.4 डिग्री सेल्सियस रखा है तो आप उसको ही सेलेक्ट कीजिएगा। 6.4 डिग्री एक्यूरेट होता है। ठीक है, फिर 6 डिग्री सेल्सियस आपको क्या होगा हर 1 किलोमीटर पे कम होता जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही जलवाष्प की मात्रा भी ऊंचाई के साथ घटती जाती है। सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो जलवाष्प भी घटेगा, क्योंकि जल के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है। और जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और जलवाष्प क्या है, पानी की ही तो ये भाप की बूंदें होती हैं ना, जल की ही तो वाष्प है। जल की मात्रा कम होगी तो जल वाष्प कहाँ से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा उसकी भी मात्रा कम हो जाएगी। और क्षोभ मंडल में वायु वृक्षों वायु निर्माण भी होता है। और मैं बताती हूँ जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, ये सब जो होता है ना, ये सब भी क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या होता है, वर्षा, बादल, आंधी। ठीक है, कहते हैं बादल आ गए, बादल आ गए, या हम कहते हैं देखो आंधी आ गई बहुत तेज से, है ना, तूफान आ गया, आंधी आ गई, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। तो ये सारी जो घटनाएं होती है किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो यार क्षोभ मंडल में क्यों होती हैं, ठीक है, क्योंकि क्षोभ मंडल क्या है, हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम वायुमंडल का एक भाग है ना, सबसे पास का है। तो बारिश कहाँ से होती है, यहीं से होती है, इसी जगह से बारिश होती है, इसी जगह से आंधी आती है, इसी जगह से क्या होता है, इसी जगह से बादल बनते हैं। ठीक है, तो बादल, आंधी, वर्षा वाली घटना किस में हो रही है, क्षोभ मंडल में, क्योंकि हमारे पास में है। ठीक है, ये मुझे लगता है याद हो गया होगा इस माध्यम से। नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा। अगर मेरा समझाने का तरीका नहीं अच्छा लग रहा हो या कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात क्लियर नहीं हो रही, तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे बताना है या क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे और एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो क्षोभ मंडल है इसका एक और नाम है, इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, संवहन मंडल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे संवहन मंडल, ये भी बोलते हैं क्षोभ मंडल को। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने बता देती हूँ क्या मतलब। ठीक है, ये समान धाराएँ इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं और इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम कभी कभी ये वाला पूछा जाता है कि अधोमंडल, अधोमंडल वाला। ठीक है, अधोमंडल क्षोभ मंडल को भी कहते हैं। ठीक है, अब एक बार फटाफट से क्षोभ मंडल को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्षोभ मंडल क्या हो गया, देखो ये पृथ्वी हमारी, ठीक, हमने ये पता कि वायुमंडल की 120 किलोमीटर तक की वायुमंडल लगभग फैला हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली परत है ये क्या है, ये क्षोभ मंडल है। ठीक, क्षोभ मंडल में क्या क्या हो गया, क्षोभ मंडल में पहली बात तो ध्रुवों पर कितनी दूरी हो गई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। ठीक, दूसरी क्वालिटी क्या हो गई, दूसरी क्वालिटी क्षोभ मंडल की हो गई कि इसमें हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर क्या होता है, मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 6 डिग्री सेल्सियस या 6.4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, इतना टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है, घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर घटता है तभी तो ठंडी बढ़ती है। जाड़े में क्या होता है, तापमान कम होता है, गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप क्लियर कर लो। ठीक है, जाड़े में क्या होता है, हम कहते हैं भाई जाड़ा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, माइनस में चला जाता है जहाँ पे बर्फ़ जमती है। ठीक है, या यहाँ पे भी बहुत कम कम टेम्परेचर है, ठंडी होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब गर्म चीज़ होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना कि घटेगा कि बढ़ेगा। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई है ना,
और ये हमारा इसकी क्षोभमंडल लेयर हो गई। ठीक, चलो हाँ, तो और इसमें हमने क्या पढ़ा, 18 किलोमीटर वाली लेसन भी देख ली। और इसमें क्या हो गई, इसमें बादल वाली, आंधी वाली और बारिश वाली घटनाएं भी क्षोभमंडल में ही होती हैं। ठीक है, इसको अधोमंडल भी कहते हैं। ठीक, क्षोभमंडल क्लियर हो गया होगा। अब आ गए हैं समताप मंडल पे। ठीक है, अब बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल क्या होता है, इसका नाम ही है, देखो, समताप मंडल, समान ताप वाला मंडल। ठीक है, मैंने पहले के भी वीडियो में जैसे बताया, अगर किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है तो उसका मीनिंग पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसका संधि विच्छेद कर लो और आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, समताप मंडल, समान ताप वाला मंडल। ठीक है, यह वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण स्तर होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी ये पृथ्वी थी हमारी, और ये इसके ऊपर हमने ये क्षोभमंडल था। ठीक, और इसके ऊपर क्या आएगा अब हमारा समताप मंडल। ठीक है, क्षोभमंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल आ रहा है। ठीक है, हमने क्षोभमंडल की बात करते हैं, अब समताप मंडल की बात करते हैं। यह वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण स्तर है जिसकी शुरुआत ट्रोपोपॉज से होती है। यानी जो ये चीज़ है ना, इसको हम ट्रोपोपॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रोपोपॉज। इससे यहाँ से शुरुआत हो रही है ट्रोपोपॉज से। ठीक है, ट्रोपोपॉज से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी जा रही है, धरातल से 30 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी थी, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर थी और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर थी क्षोभ मंडल की। लेकिन जो समताप मंडल है, इसकी ऊंचाई क्या है, यहाँ से कितनी मानी जा रही है, धरातल से, धरातल मतलब हमारी पृथ्वी की सतह। ठीक, यहाँ से 30 किलोमीटर होती है। ठीक है, यहाँ से कितनी होती है, 30 किलोमीटर होती है। ठीक, धरातल से 30 किलोमीटर ऊंचा होता है समताप मंडल। उसके बाद क्या देखा, इस मंडल में वायु का ताप जो होता है लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकांशतः स्थिर रहता है। 25 किलोमीटर की हाइट तक क्या होता है, स्थिर रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इस मंडल की विशेषता है कि इसमें ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान नीचे गिरना समाप्त हो जाता है। यानी इसमें 25 किलोमीटर तक ऊंचे जाएंगे तो एक समान टेम्परेचर रहेगा, लेकिन और ऊपर भी जाएंगे तो क्या होगा, इसमें टेम्परेचर माइनस नहीं होता है, इसमें लगभग बराबर रहता है। इसीलिए मैंने क्या बताया आपको कि समताप का नाम ही है समताप, बराबर तापमान वाला, समान ताप वाला मंडल। ठीक है, अब इसकी मैं एक और बात बता देती हूँ, समताप मंडल में और क्या होता है। ठीक है, समताप मंडल की जो मोटाई होती है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है और विषुवत रेखा पे कभी कभी मिल जाती है। ठीक है, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादल का गरज, बिजली कड़कना, धूल का, ये सब कुछ भी नहीं होता है। यानी कि कह दें हम कि जो कुछ होना था ये क्षोभ मंडल में ही हो गया है, समताप मंडल में कुछ नहीं होगा। ठीक, और क्या है, इस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। यानी कि जो एरोप्लेन होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा अच्छा एरोप्लेन तो मैं, ठीक है, मैं इस तरीके से बना के दिखा देती हूँ, हंसना नहीं तुम लोग। ठीक है, ये जो जैसे एरोप्लेन आपके, ठीक है, तो एरोप्लेन कहाँ पे उड़ते हैं, एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ते हैं। यहाँ पे तो बादल हो रही थी, वर्षा हो रही थी, आंधी आ रही थी, तो एरोप्लेन ने कहा मैं यहाँ से तो जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा इसके ऊपर से, यानी ये समताप मंडल से आएगा। ठीक है, ये मैं ऐसी कहानी सुना रही हूँ आपको याद करने के लिए। ठीक है, इसे कोई स्टोरी मत मान लेना कि मैम ने आज स्टोरी सुनाई है पढ़ाने के बजाय। ठीक है, मैंने याद करने का तरीका बताया, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या याद कर सकते हैं कि भैया देखो यहाँ पे तो बारिश होती है, आंधी होती है क्षोभ मंडल में, तो इसके ऊपर से समताप मंडल होगा जिसमें उसमें से एरोप्लेन निकलेगा, यानी एरोप्लेन जो निकलता है वहीं से निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद की बात करते हैं। तो उसके बाद और मैं इसमें बता देती हूँ से कभी कभी इसमें क्या होता है, कभी कभी, ठीक है, इसमें विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मदर ऑफ एयर क्लाउड या मूलाभ मेघ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, कभी कभी विशेष प्रकार के बादल यहाँ पे बनते हैं, अन्यथा ऐसी स्थिति आती नहीं है, बहुत कम आती है, लेकिन समताप मंडल में कभी कभी बादल बनते हैं। बाकी मेन पर्पस ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था है कि हवाई जहाज वायुमंडल के किस मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, और कभी कभी और जब ये पूछा जाए कि मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं, आंधी, बारिश, ये सब किस में होती है, तो ये सब होती है क्षोभ मंडल में। इसके बाद आता है मध्य मंडल। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। ठीक है, मध्य मंडल को ओजोन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, और देखो ये क्या होता है, ये 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरातल से स्थित होता है। जैसे हमारी पृथ्वी थी, इसके ऊपर क्या था, 8 से 18 किलोमीटर पे आपको क्षोभ मंडल मिला था।
इसके बाद 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या मिला, समताप मंडल मिला। इसके बाद 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या मिला, मध्य मंडल मिला। ठीक, 60 किलोमीटर तक हम पहुंच चुके हैं, मध्य मंडल तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब हम यहाँ की बात करते हैं। इसको हमने दूसरा नाम क्या दिया, ओजोन मंडल। ठीक, और इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर होता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल की तुलना में कम होता है। अच्छा देखो, एक सीधी सी बात मैंने भी आपको क्या बताई थी कि हम जितना ऊंचाई पे जाते हैं उतना टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो सीधी सी बात है ना कि जो यहाँ पर टेम्परेचर होगा मध्य मंडल में, यहाँ से कम ही होगा, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई पे ही तो जा रहे हैं, तो ऊंचाई पे जाना तो उनसे कम हो जाएगा। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। आगे देखते हैं, आगे मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो इसमें नहीं दे रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन गैस जो होती है उसकी लेयर पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन मंडल कहते हैं। स्पष्टीकरण इस बात का आवश्यक है कि हम इसे ओजोन मंडल कहते क्यों। ठीक है, ये जो होती है यहाँ पे, यानी ओजोन परत की लेयर कहाँ पाई जाती है, मध्य मंडल में पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की जो लेयर है वो वायुमंडल की कौन से मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत की लेयर ओजोन मंडल या मध्य मंडल में पाई जाती है। अच्छा, अब ये ओजोन लेयर का काम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो सूरज है हमारा, ठीक है, जो हमारा सूरज है, ठीक, बहुत गर्म है ना, गर्म है ना, बहुत गर्म है ना, बहुत गर्म है। ठीक, तो क्या होता है उसमें बहुत गरम गरम गैसें हैं, उसमें गरम गरम गैसों का गोला ही तो है ना, आग का गोला जिसे बोलते हैं, तो गैसों से ही तो बना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसकी जो रे होती है वो इतनी तेज़ होती है कि हम समझ लो जब पृथ्वी पर ही होते हैं तो हम जब थोड़ी सी धूप में बैठ जाते तो क्या होता है, हमें बहुत तेज़ गर्मी लगती है, हमें क्या होता है, पसीना आने लगता है ना, बहुत तेज़ पसीना आने लगता है। आप सोचो जब इतनी दूरी से सूर्य की किरण पड़ती है हम पे तो हमें गर्मी लगने लगती है। और अगर ये ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर करती है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रकार की गैसें होती हैं, कुछ हानिकारक भी होती हैं जो हमारी स्किन पर रिएक्शन कर सकती हैं, हम शायद बच भी ना पाएँ, जल के हम एकदम नष्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत तीव्रता होती है सूरज में, छोटा मोटा चीज़ मत समझना उसको। ठीक है, इससे बचाने के लिए, ठीक है, हमारी पृथ्वी पे जितनी बर्फ़ है ना सब फटाक से पिघल जाए अगर सूरज में तुरंत रोशनी सीधे डायरेक्टली आ जाए, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आती है, इससे बीच में कुछ लेयर से होती हुई आती है। तो ऐसी ही एक लेयर है, उसको कहते हैं ओजोन लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है और इस लेयर से क्या होता है, जितनी भी हानिकारक गैसें होती हैं, सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं, वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है, इस कारणवश इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि जितना मेरी बुक में दिया उतना ही आएगा और उतना ही बताइए, आप एक्स्ट्रा क्यों बताइए। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्टिव को पेपर जो आता है ना, पेपर ये नहीं देखता तुमने कौन सी बुक से पढ़ा है, मैं उसी से बनाऊँगा। पेपर जो होता है वो पॉइंट से पूछाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ओजोन परत होता है उसका काम होता है कि सूर्य की किरणों से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकना। ठीक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकना ओजोन परत का काम होता है। लेकिन क्या हुआ है, कुछ जो हम पॉल्यूशन खूब सारा मचा हुआ है ना इस पृथ्वी पर, उस पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, इस ओजोन परत में कहीं कहीं पे होल हो गए हैं, छेद हो गए हैं। ठीक है, ऐसे छेद हो गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ से वो हानिकारक किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर। ठीक है, वहाँ से वो हानिकारक किरणें हमारी पृथ्वी पे आ रही हैं, हमारी पृथ्वी पे आ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, जो बर्फ़ की पहाड़ हैं उन्हें ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ ग्लेशियर से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं इतनी हानिकारक किरणों की वजह से। क्या हो रहा है, सूर्य की तीव्रता की तेज़ी से जो है वो पिघल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो कहीं कहीं पे पानी जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचता नहीं है, बाढ़ आ जा रही है। और ये सबसे ज़्यादा जो पीने का पानी है पृथ्वी पर, ठीक है, वो ग्लेशियर के माध्यम से स्टोर है, जमा हुआ है। अगर सारा पानी बहता ही रहेगा ना तो पृथ्वी पर पीने के लिए पानी नहीं बचेगा और हमारे पास क्या होगा, पीने के पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जल बचाओ, वायु बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ, जल बचाओ, तो सब कुछ बचेगा, है ना, सब कुछ उसी से तो है। और पॉल्यूशन कम करने की रिक्वेस्ट जो है वो इसीलिए की जाती है। वही बात समझ में। और इसमें क्या मैं बता देती हूँ, और बता देती हूँ कि ओजोन परत को नष्ट कौन कौन सी कैसे कर रही है, छेद हो किसकी वजह से रहा है। ठीक है, एक तो पॉल्यूशन तो बता दी, लेकिन पॉल्यूशन में भी तो कुछ चीज़ें मिक्स होंगी ना। क्या होता है पॉल्यूशन, कुछ तो चीज़ें होंगी ना उसमें, कुछ तो गैसेज है ना एयर पॉल्यूशन में। तो कौन सी है, जैसे एक होती है CFC, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन सी गैस है, CFC, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अभी आपको आगे भी पढ़ाई जाएगी, आपके में है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस है ओजोन परत के लिए, इससे सबसे ज़्यादा
छेद हो रहा है, ठीक है। और ये होती कहाँ पे है, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ना अपने ऐशो आराम के लिए आजकल, एसी और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, यानी इससे निकलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। एसी तो सबके घर में नहीं होगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर तो सबके घर में होगा। नॉर्मली हमारी आजकल की ये ज़रूरत का सामान है, लेकिन इससे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और यही हमारी क्या कर रहा है, ओजोन परत में छेद कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय यही है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होता है, ठीक है, नाम ही है, देखो, क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोराइड, ठीक है, कार्बन मतलब कार्बन। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक सक्रिय क्या है, क्लोरीन है उसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है, ठीक है। आगे आगे और बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको किसी यूनिट में मापते हैं तो डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। ये कभी शायद पूछा जा सकता है, डॉप्सन यूनिट, ठीक है। डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं, ठीक है। और इस मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अच्छा देखो, अभी तक क्या था, समताप मंडल तक क्या था, टेम्परेचर घट रहा था, ठीक है। लेकिन मध्य मंडल, ओजोन मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है ना, तो सूर्य के निकटतम जाओगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। गर्मी है वहाँ पे, गर्मी में क्या होता है, तापमान बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है ऊंचाई पे जाने पे, ठीक है। तो हर 1 किलोमीटर जाने पे यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। मैंने जितने भी पॉइंट बताए उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक तापमंडल की बात है कि मेसोपोज के बाद वायुमंडलीय घनत्व काफ़ी कम हो जाता है और दोबारा तापमान बढ़ने लगता है। इस मंडल को नीचे हिस्से में सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और परमाणु स्वरूप पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पर कि क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, वायुमंडलीय घनत्व कम हो जाए, वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अणु ही पाए जाएँ, वही है तापमंडल, ठीक है। तापमान में वृद्धि पाएगी जहाँ पे। वायुमंडल का ये सबसे बाहरी परत हो गई। बाह्य मतलब ही बाहर हो गया ना, बाह्य मतलब बाहर, तो जो सबसे बाहर की परत हो गई, ये क्या हो गई, वायुमंडल हो गई। जो सबसे बाहर की परत हो गई, सबसे बाहर की परत जो हो गई, ठीक, ये जो सबसे बाहर की परत है ना, ठीक है, ये जो सबसे बाहर की परत है ना, यही वायुमंडल है, ठीक। फिर क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है और इसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन की सीमित मात्रा है वो सूर्य के विकिरणों के द्वारा अवशोषण के फलस्वरूप होती है। वायुमंडल के पश्चात अंतरिक्ष का विस्तार होता है। अच्छा, वायुमंडल कितने किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है, तो वायुमंडल होता है वो 640 किलोमीटर के ऊपर का भाग है पृथ्वी से, 640 किलोमीटर, ठीक है। तो वायुमंडल जो होता है ना, वो हमारा 640 किलोमीटर के ऊपर का भाग है पृथ्वी की सतह से, ठीक है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, उसके बाद उसके अंतरिक्ष का विस्तार हो जाता है, इसलिए ये अनंत हो जाता है उसके बाद, ठीक है। और इस मंडल में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा बाह्य मंडल में पाया जाता है, इसीलिए तो अंतरिक्ष का प्रारंभ है। अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष में कहते नहीं, सब उड़ते रहते हैं, चीज़ें उड़ती रहती हैं, आप देखते होंगे मूवी वगैरह में, तो वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे दिखाते नहीं, उड़ते रहते, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। फिर इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें जो है कुछ ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं होती हैं। एक प्रकार की घटनाएं, वैसे इससे आपसे इतना ज़्यादा इसमें पूछा नहीं आता, फिर मैं बता देती हूँ कि ऑरोरा जो होता है उसका मतलब होता है प्रातःकाल यानी सुबह, और जबकि बोरियालिस और ऑस्ट्रालिस जो होता है उसका मतलब होता है उत्तरी एवं दक्षिणी, ठीक है। इसी कारण उत्तरी ध्रुव का जो प्रकाश होता है और जो दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश होता है उसे भी कहा जाता है ये, ठीक है। अब ये सब हो गया और ये हमारा वायुमंडल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने वायुमंडल के बारे में पता कर लिया, वायुमंडल के प्रकारों के बारे में देख लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है और इसका मापन क्या होता है। वायुमंडल है तो उसका कुछ दाब भी होगा, उसका दाब है तो उसको दाब को मापने का भी कुछ तरीका होगा। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वो वायुमंडल का दाब होता है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या होता है, वायु के दाब की आवश्यकता है, यानी वायु द्वारा जो दाब डाला जा रहा है वो वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। अब क्योंकि सभी गैसों के कुछ गुण निश्चित होते हैं, गैसों के कुछ ऐसे गुण जो वायुमंडल के व्यवहार से प्रभावित करते हैं, ठीक है, जैसे कि वायु को संपीड़ित किया जा सकता है। अब ये आपसे ये पूछा जाएगा कभी कि वायु को क्या किया जाता है, तो वायु को हम संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। संपीड़ित, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस करना, ठीक है। इसे हम फ्लो नहीं करते, इसे हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है।
उसके बाद है वायु जो होता है, वायुमंडलीय गैसें सतत एक दूसरे से मिश्रित एवं विस्तृत होती रहती है। यानी क्या होता है, कंटिन्यू में क्या होता है, गैसें जो हैं वो अपने आपस में मिक्स होती रहती हैं और इधर उधर फैलती रहती हैं। सीधी सी बात है, हम एक ही कणों को कैद करके तो नहीं रख सकते ना, तो वायु आपस में मिश्रित होती रहती है और एक दूसरे के साथ विस्तृत होती रहती है। फिर गैसों को सूर्य की ऊष्मा गर्म करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु का दाब, ताप और घनत्व क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है उस पर जो बनने वाला प्रेशर है यानी दाब है, और उसका घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी जो उसके स्थान सहित ठोस घेरने की जो क्षमता होती है वो सारी उसकी बदलती रहती है। ठीक है, और हवा के बनने का, पवन के बनने का कारण क्या होती है, ये गैसें ही होती हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती हैं। ठीक है, फिर वायुमंडलीय दाब स्थान की ऊंचाई पर निर्भर करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की तुलना में भिन्न होता है। ठीक है, वायुमंडल दाब भिन्न होता है, मतलब कि ऊंचाई होगी तो क्या बताया यहाँ पे क्या होगा, वायुमंडल दाब कम होगा और जहाँ पे नीचे होगा वहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, वायुमंडल दाब वायु में उपस्थित गैसों के सूक्ष्म अणुओं के बर्तन अथवा जिस पात्र में रखा गया है उसकी दीवारों से निरंतर कार्य करता रहता है। ठीक है, उसका क्या होता है, जो होता है दीवारों से निरंतर टकराने के कारण वो उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब होता है वायु के उपस्थित गैसों के सूक्ष्म अणुओं के बर्तन और जिस पात्र में रखा गया होता है उसकी दीवारों से निरंतर टकराने के पश्चात उत्पन्न होता है। ठीक है, टकराने के पश्चात उत्पन्न होता रहता है। पृथ्वी पर लगने वाला वायु दाब जो होता है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न वायु के भार को प्रदान करता है, जिसे वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी की सतह के निकटतम व्याप्त वायु उसके ऊपर की वायु के भार को संपीड़ित होता है। ठीक है, ये सारी बात वही है कि मतलब कहने का मतलब बस ये है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बस यही क्लियर किया गया। तो वायु के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अब इसको किस में मेज़र करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मेज़र करने के कुछ टेक्निकल वर्ड्स दे रखे हैं, तो ये क्या देखा है, इनको दाब को पास्कल में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए कि दाब को पास्कल में बताया करते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट्स होती हैं ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर 1 न्यूटन बल द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्र पर लगने वाले दाब को 1 पास्कल कहा जाता है। यानी कि न्यूटन क्या होता है, बल की इकाई होती है। कभी बल की इकाई पूछी जाएगी तो आप न्यूटन बताना। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ऐसा जो वर्ग होगा ना, वर्ग क्या होता है, चारों दिशाएं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या है, ये लंबाई भी 1 होगी, चौड़ाई भी 1 होगी। ठीक है, तो ये जो इस एरिया में क्या होगा, जब हम 1 न्यूटन का बल लगाएंगे, ठीक है, बल लगाने की जो ताकत होगी 1 न्यूटन, ठीक, उसको लगाएंगे तो क्या होगा, जो प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, जो दाब पड़ेगा वो क्या होगा, वो 1 पास्कल कहलाएगा। ठीक है, और वायु दाब को किलो पास्कल में बताते हैं। ठीक है, वायु दाब को किस में बताते हैं, सॉरी, किलो पास्कल में बताते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि वायु दाब की इकाई क्या है, तो क्या है, किलो पास्कल। ठीक, आगे है, क्योंकि पास्कल दाब की बहुत छोटी इकाई होती है इसलिए इसको किलो पास्कल में व्यक्त करते हैं। जैसे हम मीटर और किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़ते हैं ना, मिलीमीटर क्या है, सबसे छोटा है, उससे बड़ा सेंटीमीटर है, उसके ऊपर आता है मीटर, उसके ऊपर आता है किलोमीटर, ऐसे ये भी है पास्कल से बड़ा किलो पास्कल। ठीक, उसके बाद है वायुमंडल दाब का मापन बैरोमीटर नामक युक्ति से किया जाता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यहाँ से भी कि वायुमंडल का मापन किस से करते हैं, कौन सी मशीन है, कौन सी चीज़ है जिससे करते हैं, तो बैरोमीटर से करते हैं। ठीक, बैरोमीटर से, और ये देख लेना 100% मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, एक बार मैं बता रही हूँ अच्छे से सुन लो, याद हो जाएगा एक ही बार में। तो वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, वायुमंडल दाब को वायुमंडलीय भार द्वारा पृथ्वी की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के रूप में मापा जाता है। ये सब मैंने बता दिया कि कैसे क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, अब ये यही बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पारे का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पारे का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। ठीक है, पारा जो होता है, पारे का प्रयोग किया जाता है। पारा, आप जो कांच वाला थर्मामीटर देखते हैं उसमें भी पारा होता है। ठीक है, लेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसका प्रयोग किया जाता है वायुमंडल दाब में, बैरोमीटर में मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद हम इसे देखते हैं, हाँ, कितना लिया जाता है। ठीक है, तो जो सामान्यतः मानक होता है वायुमंडलीय दाब को 760 mm पारा स्तंभ, यानी मरकरी भी बोलते हैं ना, इसे मरकरी भी बोलते हैं। तो मरकरी कॉलम के दाब जो 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का 101.3 किलो पास्कल के बराबर होता है, उसके तुल्य लगभग वायुमंडलीय दाब को माना जाता है। यानी कि जो इसका 760 mm होगा
पारा स्तंभ का वो इतने किलो पास्कल के बराबर माना जाएगा। ठीक है। फिर है पारद बैरोमीटर, ये एक प्रकार का बैरोमीटर होता है। ठीक है। बैरोमीटर का यहाँ पे एक प्रकार बताया गया आपको, पारद बैरोमीटर, और ये नीचे आपको दे रखा है। ठीक है। पारद बैरोमीटर क्या होता है? ठीक है। द्रव पारा, इसका घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ये खुद ही एक अपने आप में क्वेश्चन हो गया कि द्रव पारा का घनत्व कितना होता है, तो कितना होता है पारा का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। द्रव लगाओ ना लगाओ, पारे का घनत्व पूछा जाएगा तो आप यही लिखेंगे 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है पारे का घनत्व। ठीक है। बैरोमीटर का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है, ये बैरोमीटर में यूज़ करने के लिए सबसे जो है बेनिफिशियल यही माना जाता है। ठीक है। सबसे अच्छा यही होता है। फिर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब को पारे के 760 mm ऊंचे स्तंभ को स्थिर रख सकता है। यही बात जो अभी ऊपर थी। ठीक है। बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, इसमें कांच की होती है, 840 mm लंबी ऊंची नली होती है। 760 mm तक क्या होता है पारा चढ़ता है, और 840 mm नली की हाइट होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं हम, एक सिरा खुला और दूसरा बंद होता है। टेस्ट ट्यूब, परख नलियाँ नहीं होती इसमें। ठीक। इसमें क्या होता है, पारे से ही भरे टब में उलट के रख देते हैं और पारा नीचे गिर जाता है। और फिर क्या होता है, टब में रखने से क्या होता है, पारे की सतह 760 mm की ऊंचाई पर स्थिर हो जाएगी। ठीक है। नली के ऊपरी भाग को लगभग फूट का निर्वात होता है, यानी उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ऐसे ही होता है वो। और उसमें क्या होता है, परिवर्तन के कारण नली में पारे की ऊंचाई थोड़ी घटती बढ़ती रहती है, यानी जैसे टेम्परेचर, जैसा वायुमंडलीय दाब होगा उसी हिसाब से पारा घटेगा और बढ़ेगा। उससे पता चल जाता है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है। टेस्ट ट्यूब पे क्या होता है, ये कुछ आपको दे रखे होते हैं मेज़र करने के कुछ चिन्ह अंकित होते हैं। जैसे हमारी स्केल होती है ना, तो उस पर हम देखते हैं ना mm फिर सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके ऐसे बने होते हैं ना, ये 5 ये 1 ये 2 ऐसे करके, तो ऐसे ही इसमें भी लिखे होते हैं। ठीक है। बस इसका शेप जो होता है वो चेंज होता है। फिर उसके बाद क्या है, ये पारद बैरोमीटर का डायग्राम दे रखा है। ठीक है। ये ऐसे ही बर्तन है, पारे से भरा हुआ, इसमें परख नली ली, इसमें पारा लिया, इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे चढ़ गया। ठीक। यही बात इसमें कही जा रही थी। ठीक है। अब एरिनॉइड बैरोमीटर की बात है। ठीक है। एरिनॉइड बैरोमीटर क्या होता है, अपने पारक पढ़ा, बैरोनॉइड बैरोमीटर पढ़ते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एरिनॉइड बैरोमीटर की। तो एरिनॉइड बैरोमीटर में क्या होता है, इसमें पारे का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक बेलन जैसा होता है संरचना, उसमें क्या होता है, हम एक कागज़ को लपेट देते हैं और ये जब इस तरीके से जब मूव डाउन करता है तो क्या होता है, मूव करने पर इसमें एक ग्राफ टाइप में बन जाता है। ठीक है। जिस तरीके का वायुमंडल दाब होता है वो उस ग्राफ के द्वारा दर्शा दिया जाता है। ठीक है। इसीलिए उसे एरिनॉइड बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं वायु के घटक, वायु के कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है। तो वायु में काफ़ी सारी चीज़ों के घटक पड़ते हैं, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। यहाँ सबसे पहली लाइन यही पड़ी थी। ठीक है। कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है और कौन सी प्रतिशत मात्रा उसमें, ये देखो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं ये बता देती हूँ। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी आर्गन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों को ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग सब याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगर बुक ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं। आगे है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को वायुमंडल वायु से पृथक किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इनकी उपयोगिता अनेक है। ठीक है। इनको बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। ठीक है। प्रभाजी आसवन से क्या होता है, इनका प्रभाजी आसवन करते हैं तो बहुत सारे प्रभाव प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 32 है, यहाँ पे कट गया है 32। ठीक 32 है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। ये ठीक 32 है। बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिनॉन, कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है ही। और कभी कभी जो है किसी का भी पूछ सकते हैं ये, इसलिए आपको याद सारे करने पड़ेंगे कि किस गैस का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल, एक मिनट, नाइट्रोजन साइकिल से पहले कुछ और मैं बता। ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, सबको पता है ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। द्विपरमाणविक अणु होता है ये O2 का, द्विपरमाणविक। ठीक है। भयंकर सा शब्द क्या होता है, द्विपरमाणविक। मैंने अभी भी जैसे बताया था ना, द्विपरमाणविक मतलब 2 परमाणु। ठीक है। जिनमें क्या है, परमाणु के 2 अणु मिले हुए हैं। ठीक है। 2 अणुओं के संयोग से यानी जो बना हुआ उसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, आप देखते हैं O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन के अणु मिले हैं, इसलिए ये O2 बना है, इसीलिए इसको ये कहा गया द्विपरमाणुक। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये रूप में विद्यमान रहता है। उसके बाद औद्योगिक उपयोगों के लिए ऑक्सीजन द्रव वायु के प्रभावी जी आसमान से प्राप्त किया जाता है। कुछ
प्रोसेस करके ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में सारी गैसें फैली हैं तो हम उसे बटोर के ले आएंगे ऑक्सीजन को, ऐसा तो है नहीं। हमें तो दिख नहीं रहा है हवा में कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि क्या है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, लैब में इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लैब में कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। अभी जब आप लोग बड़े क्लास में जाएंगे ना आगे, या जो बच्चे जो बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो हाई इंटर वगैरह में प्रैक्टिकल कर चुके हैं, उन्हें तो मालूम ही होगा। लेकिन जो बच्चे नहीं कर अभी छोटे क्लास में पढ़ते हैं तो मैं उनको बता दूँ, जो 9th 10th में है 5th में है, कि आप लोग आगे अभी जाओगे स्कूल में, लैब में प्रैक्टिकल करोगे इन चीज़ों का, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। फिलहाल मैं ये बता दूँ इसमें बनाते कैसे हैं प्रयोगशाला में। तो पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4 और पोटेशियम क्लोरेट, इनको गर्म करने से मिलता है ऑक्सीजन लैब में, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये और जो आपका पोटेशियम क्लोरेट है, ये दोनों का प्रयोग होता है प्रयोगशाला विधि से ऑक्सीजन बनाने में। ये बात पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है KMnO4 और पोटेशियम क्लोरेट का KClO3, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, क्लोरीन को Cl से करते हैं, इसीलिए इसमें Cl लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे Mn क्या होता है, मैग्नीज होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट को किससे दर्शाते हैं। तो आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसमें विधि दे रखी है कि इसको कैसे करते हैं, तो ये कैसे बनता है, ठीक है। आप लोग इसको चाहे तो पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा, पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं बता दूँगी, ठीक है। वैसे करते क्या, सीधे सीधे बता देते हैं। एक नली लेते हैं, उसके बाद कांच की नली लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे 1 ग्राम। उसके बाद क्या करेंगे, बर्नर जलाएंगे। देखो ये एक यहाँ पे आपको चित्र दे रखा जैसे, ठीक है। ये बर्नर लिया, इसमें एक ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डाला, ये आपका बर्नर होता है, ठीक है। बर्नर होता है, इससे क्या होता है, जला देते हैं और ये गर्म होता रहता है। फिर ये ऐसे यहाँ पे एक नली डाल दी जाती है ऑक्सीजन में, जो क्या होता है, जिसमें जल से भरे हुए पात्र में इसको रख देते हैं उल्टा करके, और क्या होता है, यहाँ पे वायु के बुलबुले दिखते हैं जो कि ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या, इसको कंफर्म कैसे करते हैं कि ऑक्सीजन है या कोई और गैस है। तो क्या करते हैं, हमें ये बात पता है कि कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं, आग किस में चलती है, ऑक्सीजन जहाँ पे, तो वहीं पर आग जलती है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे एक जला के एक चीज़ डाल के देख ले जाता है, जलते हुए लकड़ी का कोयला वगैरह, तो उससे पता चल जाता है कि ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शंस दे रखी हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। रिएक्शन भी आपको मैं बता देती हूँ। जैसे KMnO4 है, ठीक है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का होता है। तो इसको क्या होता है, जो हमने गर्म किया तो KMnO4 में से क्या हो गया, ये O2 हमें अलग करना था, ठीक है। तो हम O2 अलग कर देंगे। अब ये O2 जब अलग करेंगे तो ये KMnO2 बनेगा, ठीक है। तो KMnO2 में से MnO2 तो होता है अलग, लेकिन फिर KMn कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया गया है। तो जब 2 लगाते हैं तो K2 हो गया, ठीक है। Mn भी 2 हो गया, और ये 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी O कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन इसी तरीके से पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ये K2MnO4 हो गया, ये MnO2 हो गया और ये O2 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसे ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई ऊपर की तरफ, इसलिए एरो बना है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, और गैस कहाँ जाती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है, इसलिए ऊपर की तरफ एरो दिखाया जाता है, ठीक है। ऐसे ये पोटेशियम क्लोरेट के लिए भी दिखाया गया है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। ये विद्युत अपघटन 2H2O, यानी हाइड्रोजन, वो जो जल होता है ना, H2O मतलब जल से कैसे ऑक्सीजन को पृथक कर दिया, और इसको क्या करते हैं, वापस ऐसे संयोग करेंगे तो ये वापस जल बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। इस विधि से इसको प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीजन को। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन के भौतिक गुण। तो हमें पता है कि कोई भी वायु होगी रंगीन होगी, लेकिन गंधहीन हार्ड नहीं होती। किसी किसी में स्मेल आती है अलग तरीके की, जैसे ओजोन वगैरह में भी आती है, और भी गैसें हैं जिनमें स्मेल आती है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है, रंगीन होती है, गंधहीन होती है, थोड़ी सी ये भारी होती है नॉर्मल वायु से। और ये क्या होती है, जल में अल्प विलय होती है, यानी पानी में घुलने पर क्या होती है, थोड़ी विलय होती है, पूरी तरह नहीं घुलती है। और ऑक्सीजन उपरोक्त गुणों के कारण जलीय पौधे एवं जलीय जंतु श्वसन करते हैं, जीवित रहते हैं। मतलब क्या होता है, पौधे और हम सब इसी से जान लेते हैं, लेकिन जलीय पौधे जो जल में होते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के रासायनिक गुण ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो मैं समझा दूंगी डिटेल में, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आता तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, मैं समझा दूंगी आगे। फिर ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देखो सीधी सीधी मैं बता दूँ, वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी भी केमिकल के साथ में जो ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करेगी, या फिर किसी भी जो हमारे पास तत्व या होगी, जो कुछ भी होगा केमिकल, ठीक है, उससे क्या होगा, रिएक्शन करने पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है तो क्या करता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व या यौगिक से संयोग करती है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन फास्फोरस कार्बन मैग्नीशियम के से संयोजन करती है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण है, ठीक है। ये अभिक्रिया के उदाहरण भी दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
और ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसके कारण, किसके कारण कहेंगे, जिसको ऑक्सीकृत करने की क्षमता होती है इसलिए, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के उपयोग आप ये पढ़ लीजिएगा, ऑक्सीजन क्या उपयोग है, वैसे नॉर्मली उपयोग है, आप सबको पता है, थोड़ी बहुत चीज़ें आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, जिसका बुक नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ताकि मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। डाउट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में है, इसके बाद का मैं बता देती हूँ, इसके बाद आपका नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। अभी मैं ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि कल मुझे क्या लेना है, मुझे टेस्ट लेना है, कल शाम को 4 बजे टेस्ट होगा आपका, ठीक है। देना ज़रूर, जितना आता हो उतना दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, लेकिन पता होना चाहिए कि आपको खुद को क्या होता है, ठीक है। चलो नाइट्रोजन साइकिल बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ फटाक से क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल देखो, वो साइकिल होती है जो नाइट्रोजन की होती है, मतलब नाइट्रोजन कहाँ से बनने से लेकर के उसके आखिरी यूज़ तक, और उसके बाद से फिर वो कैसे बना वहाँ तक का जो पूरा साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल है, वो उसकी क्या नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में और क्या बताते हैं कि, यानी कि जैसे आप पहली लाइन पढ़ लीजिए, नाइट्रोजन अनेक रासायनिक परिवर्तनों द्वारा विभिन्न रूपों वायुमंडल एवं मृदा के बीच चक्रांत करती है, जिसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनसे नाइट्रोजन क्या हो गया, वायुमंडल में था, फिर वहाँ से मिट्टी में मिला, फिर मिट्टी से किसी माध्यम से वो वायुमंडल में गया, तो इसने कई सारी तरीके के वही जीवन जहाँ से शुरू हुआ था, इसने आखिर में आके वहीं पे आके मिल गया, तो ये क्या हो गया, एक चक्र बन गया, चक्र मतलब साइकिल, ठीक, ये हो गया नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। आगे और बात बता देते हैं कि नाइट्रोजन का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन हवा से ऐसे ही कोई एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, ठीक है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस होता है, सबसे ज़्यादा मिट्टी में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिट्टी से क्या होता है, ये पौधों में जाता है, पौधों में क्या होता है, इसके माध्यम से खाना बनता है, जिसका यूज़ हम करते हैं, फिर हम वापस कुछ ऐसा चीज़ निष्कासित करते हैं, जिससे क्या होता है वो मिट्टी में फिर जाता है, ऐसे करके ये पूरा क्या होता है, राउंड एंड राउंड घूमता रहता है, एक साइकिल बन जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, पौधों द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधा अवशोषण नहीं होता है, उसमें क्या होता है, मृदा द्वारा नाइट्रेट्स और अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनिया खाद जो हम डालते हैं उसमें अमोनिया की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। यूरिया डालते हैं ना, उसमें होता है, मृदा में नाइट्रोजन जो नाइट्रिक अम्ल के विलेय लवण है, नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रेटों की विलेयता बहुत महत्वपूर्ण होती है। पौधे अपने जड़ों की सहायता से जलीय विलयन से नाइट्रेट्स का अवशोषण करते हैं, यानी पौधे क्या करते हैं, पौधे तो वैसे भी जो कुछ भी लेते हैं अपने जड़ों से ही लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जड़ें होती हैं, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर दबी हुई है, ये पौधा है आपका, तो अपने जड़ों के माध्यम से क्या है, मिट्टी में मिला हुआ है नाइट्रेट्स, तो इसके माध्यम से जड़ों में खींच रहा है, और जड़ों से खींच के इसने ऊपर अपना नाइट्रोजन ग्रहण कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिस रूप में नाइट्रोजन वायु में रहती है उस रूप में वह लेगुमिनेसी कुल के पौधों के अतिरिक्त साधारणतः गैर लेगुमिनेसी कुल के पौधों को प्राप्त नहीं हो सकती। यानी लेगुमिनेसी कुल क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, पौधे जैसे हमारा कुछ कुल वंश होता है, ठीक है, कहते हैं तुम किस खानदान के हो, तुम किस खानदान के हो, ऐसे ही कुछ हमारे पेड़ पौधों का भी होता है, ये आगे आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेगुमिनेसी कुल जो होता है, जिसका यहाँ पे दे रखा है वर्णन, लेगुमिनेसी कुल में आती है वो चीज़ें जैसे फलियाँ चीज़ें जो होती है, जैसे हमका मटर होता है, दाल होता है, तो ये चीज़ें किसमें आती है, लेगुमिनेसी कुल में आती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन तो डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो पौधे होते हैं, अदर जो पौधे होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलग प्रोसेस ये लोग करते हैं, ऐसे ज़्यादातर मिट्टी के ही थ्रू ये लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जैसे एजिटोबैक्टर, क्लोरीस्ट्रीडियम, राइजोबियम, नीलहरे शैवाल, ये सारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है कि निम्न में से कौन से जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन अम्ल बनाते हैं, जिनसे जो है नाइट्रोजन प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो वो क्या, एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और राइजोबियम, ये सारे, ठीक है। शैवाल जो होते हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अमोनीकरण किसे कहते हैं। तो अमोनीकरण क्या होता है भाई, अमोनीकरण, ठीक है, मृत भागों, पौधों या जंतुओं के मृत भागों या अवशेषों के अपघटन द्वारा अमोनिया के निर्माण को अमोनीकरण कहते हैं, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अमोनीकरण की क्रिया कहलाती है कि, तो क्या कहलाती है, कैसे बनती है या कैसे कहते हैं अमोनीकरण। तो जंतु और पौधों के मृत भाग, यानी जो पेड़ पौधे हैं या इंसान है या जानवर है, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उससे मरने सड़ने के बाद जो उनका अमोनिया में अपघटन हो जाता है, परिवर्तन होता है, अमोनिया बनती है उससे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद में है विनाइट्रीकरण देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, ठीक है। अमोनियम यौगिकों से पहले नाइट्राइट तथा बाद में नाइट्रेट्स में परिवर्तित होते हैं। मतलब अमोनियम बनने से पहले क्या होता है, पहले नाइट्राइट बनते हैं, फिर नाइट्रेट बनते हैं, फिर अमोनियम बनते हैं ना। तो ये जो प्रोसेस होता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बनने की, वो नाइट्रीकरण है, ठीक है, नाइट्रीकरण है। मतलब अमोनिया बन रहा है तो अमोनीकरण हो रहा है, नाइट्रेट बन रहा है तो नाइट्रीकरण हो रहा है, ओके। उसके बाद जो विनाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा
नाइट्रोजन बदलकर उर्वरकता को कम करते हैं, जैसे बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस। मतलब ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को कम करता है, ठीक है। मतलब ये नाइट्रोजन बदल के क्या करता है, मिश्रण की उर्वरता को कम करता है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन साइकिल को देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें क्या समझाया गया है कि ये आपका जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन था, ठीक है, पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित था, ठीक। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित था, फिर क्या हो गया, इसका क्षय हो गया, इसका अपघटन हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, ये अमोनीकरण हो गया, अमोनिया बन गया, ठीक। और यहाँ से नाइट्राइट्स गया, नाइट्रेट्स में बना। और इधर से क्या है, पहले अमोनिया बना तो फिर क्या हो गया, इसके लिए जब नाइट्रेट पर गया तो नाइट्रेट से क्या हुआ, पौधों के प्रोटीन में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से अमोनिया हुआ, फिर नाइट्राइट्स और जो बैक्टर से होता हुआ क्या आ गया, ये वापस वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन में हो गया। इस तरीके से क्या होता है, इसका प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू चलती रहती है साइकिल। तो ये पूरा एक नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। तो ये यानी कि यहाँ से चला यहाँ पे, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ पे गया, देखो भाई, पहले यहाँ से यहाँ गया, ठीक, फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ के प्रोसेस में गया, ठीक। फिर यहाँ से ये प्रोसेस किधर गया, इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर नाइट्रेट से क्या हुआ, ये पौधों द्वारा अवशोषित करके पौधों का प्रोटीन बना, ठीक। फिर इसके द्वारा फिर ये अमोनिया में गया, ठीक। उसके बाद फिर ये नाइट्रेट्स और फिर ये इधर वायुमंडल में उपस्थित हो गया वापस जाके, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल घूमती चली गई और ये क्या हो गई, नाइट्रोजन साइकिल कहलाई, ठीक है। नाइट्रोजन के उपयोग कहाँ पर होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे उपयोग होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूँगी, ठीक है। वायु प्रदूषण क्या होता है, सबको पता है। वायु में जो भी पॉल्यूशन होगा, जो हानिकारक गैसें मिल जाती है, जैसे मैंने अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के बारे में, CFC के बारे में बताया था, तो वो सारी चीज़ें जो वायु को प्रदूषित करती हैं, ये वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषित हो गया तो वो वायु प्रदूषण कहलाएगा, है ना। हवा गंदी हो गई यानी तो क्या हो गया, वायु प्रदूषण होगा। और जिन चीज़ों से ये प्रदूषण हो रहा है, जैसे CFC था, तो ये क्या हो गए, प्रदूषक हो गए, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, प्रदूषक कहेंगे, ठीक है। यही चीज़ें डिटेल में कही रखी है। किस चीज़ से होता है आपको सबको पता है, मोटर गाड़ी जो होती है, वाहनों से निकलने वाले यानी धुआं से, और फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ये सारे कारण होते हैं वायु प्रदूषण के, ठीक है। इसके लिए जो है कौन कौन से स्रोत होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक प्रकार की गैस होती है। ये किस चीज़ के जलने से होती है, गंधहीन गैस, पेट्रोल, मतलब गंधहीन होती है, इसमें स्मेल नहीं होती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसका CO होता है फॉर्मूला। सबके ये प्रतीक चिन्ह और फॉर्मूले याद रखिएगा आप, ठीक है, किसको किससे दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग में नहीं दिए रखा रहता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कास्ट मतलब लकड़ी, ठीक है, वो अगर आधी जला के लकड़ी छोड़ दी तो धुआं निकलता है उससे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO से दर्शाते हैं, उसके बनने का मुख्य कारण होती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, सांस संबंधी बीमारी हो जाती है, इससे क्या होता है, सांस संबंधी बीमारी हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किससे होती है, मानव के दैनिक क्रियाकलापों, कोयला, लकड़ी, तेल, प्राकृतिक गैस जलाने से होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस होती है, कैसी है, ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये तापीय ऊर्जा संयंत्रों में कोयले के जलने से बनता है, यानी जो संयंत्र होते हैं, ऊर्जा संयंत्र जो तापीय ऊर्जा के होते हैं, उनमें कोयला जो जलाया जाता है उससे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। औद्योगिक उपकरण मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से कागज़ जैसे बनाने वाली फैक्ट्री या धातुओं के संकलन में ये प्रोसेस होता है हमारा बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, SO2 निकलता है। इससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, धूम कोहरा मतलब क्या होता है, जब कोहरा देखते हैं ठंडी के दिनों में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर दिख रहा है, उसका कारण बनता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड की भूमिका होती है, ठीक है। और ये सब बहुत सारे कारण इसमें दे रखे हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पेट्रोल और डीजल, कोयले सहित ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तंत्र पे इसका शोषण तंत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लंबित कणीय पदार्थ, ऐसे लेड के बारे में दे रखा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, तो आप इन सब के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एसिड रेन की, बस लास्ट 2 टॉपिक बचे, उसके बाद काम खत्म। तो एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पे मेरा थोड़ा प्रिंट सही नहीं आया फोटो में, आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग को भी, तो ठीक है। अम्लीय वर्षा मतलब कि अम्ल वर्षा, अम्ल मतलब होता है एसिड ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है, जलने लगती हैं चीज़ें, है ना, जलन क्षमता होती है इसमें एसिड में, हालांकि सब में नहीं होती है, लेकिन जो अधिक तीव्र होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे तत्व बारिश के पानी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं वायु प्रदूषण के कारण, जिससे क्या होता है, वो पानी जो होता है वायु का, वो वर्षा का जो जल होता है ना, वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और वो एसिडिक हो जाता है, जिससे क्या होता है,
जिसका प्रभाव किस पे पड़ता है, पत्थरों पे पड़ता है, ठीक है, संगमरमर वगैरह पे ज़्यादा पड़ता है। ताजमहल की भी चमक खराब हो रही है इसकी वजह से, लाल किला ताजमहल और चीज़ों पर पड़ता है, तो ये नुकसान करता है, जंगल को नुकसान करता है, पानी के स्रोतों को नुकसान करता है, मिट्टी को नुकसान करता है, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के घुले हुए प्रदूषक उपस्थित होते हैं। मेन ये पॉइंट है कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के घुले हुए कण होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ठीक है, लास्ट टॉपिक आज के चैप्टर का। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसें क्या होती है, ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज में क्या क्या आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी गैसें हैं, ठीक है, मेन ये 3 हैं। जो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ये गैसें जमा होती हैं, जिसके कारण आरक्त किरणें, जिसे इंफ्रारेज कहते हैं, ठीक है, वो पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और यहीं रह जाती हैं। उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाता है। यानी कि ये गैसें क्या है कि पृथ्वी पर आ गई हैं, ओजोन परत की क्षय के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी पर आ गई, अब आगे यहीं रह जाती है, तो यहाँ पे रहती है, तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से मैंने बताया था अभी आपको कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी की समस्या हो जाएगी, जिससे और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों का एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, मीथेन आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, NO2 CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारा इन सबका क्या हो गया, रेशो बढ़ गया, मतलब वायुमंडल में ये सब बढ़ गए, ठीक है। और इन दोनों के दहन के फलस्वरूप ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के फटने से भी ये होता है, ठीक है। एरोसोल के कारण भी होता है। किस किस के कारण होता है ये देख लीजिएगा। अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं कल टेस्ट लूँगी, तो आप लोग सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आया हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज साइंस का पहला चैप्टर और पहली क्लास दोनों का बताऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक क्लास में एक चैप्टर ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। और ठीक है, मिलते हैं फिर